क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो अक्सर पेशेंट्स थायराइड डिसऑर्डर्स के साथ जब मेरे पास आते हैं तो वो मुझसे पूछते हैं कि ग़िज़ा का जो है जी वो बताएं, ग़िज़ा का ज़रूर हमें गाइड करें कि हमें किस किस्म के खाने खाने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमानुल्लाह भल्ली आज अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आपके चैनल एंडोटॉक बाय डॉक्टर अमान में। क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो अक्सर पेशेंट्स थायराइड डिसऑर्डर्स के साथ जब मेरे पास आते हैं तो वो मुझसे पूछते हैं कि ग़िज़ा का जो है जी वो बताएं, ग़िज़ा का ज़रूर हमें गाइड करें कि हमें किस किस्म के खाने खाने चाहिए। और वो इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे होते हैं जब वो थायरॉक्सिन ले रहे होते हैं, हाइपोथायराइड पेशेंट्स होते हैं और उनको होता है कि हम कौन सी ग़िज़ा खाएंगे तो हमारा ग्लैंड जो है वो दोबारा काम करना वापस शुरू कर देगा। तो उस पे मेरा दिल था कि मैं थोड़ी सी बात कर लूँ और लोगों से तो उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करूँ। हाइपोथायराइडिज्म होता है कि थायराइड हार्मोन की आपके खून के अंदर कमी हो जाती है और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। सबसे कॉमन वजह जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में मुझे क्लिनिक्स में मिलती है या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को मिलती है वो होती है क्रॉनिक ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस। और ये प्रॉब्लम है या ऐसी डिज़ीज़ है जिसके अंदर आप पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो ऐसी एंटीबॉडीज़ पैदा कर रहा होता है बॉडी के अंदर जेनेटिकली जो आपके थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर रही होती है या कर चुकी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो डिस्ट्रॉय कर चुकी होती है और आपका ग्लैंड जो है वो टोटली नाकारा हो गया होता है। सिम्टम्स पेशेंट अमूमन ज़्यादा तभी फील करना शुरू करते हैं जब ग्लैंड अपना काम करना बिल्कुल छोड़ गया होता है और ऐसी उसकी कंडीशन ग्लैंड की हो गई होती है कि जैसे आपको कोई चोट लगे तो वो चोट जब हील करती है तो वो आपका स्कार बन जाता है ना, तो वो नॉर्मल स्किन दोबारा नहीं आ सकती वहाँ पे। इसी तरह जब ग्लैंड आपका डिस्ट्रॉय होता रहता है ओवर पीरियड ऑफ मंथ्स टू ईयर्स तो आपके ग्लैंड की भी ऐसी सूरत हाल हो जाती है कि वो फाइब्रोज्ड हो गया होता है बिल्कुल। वो दोबारा नॉर्मल उसका जो उसकी जसामत है या जो नॉर्मल उसका आर्किटेक्चर है वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता और वो काम दोबारा करने से जो है वो कासिर होता है। अगर हम उसको ये जो हम दवाइयाँ हाइपोथायराइडिज्म में देते हैं वो उस ग्लैंड को ठीक करने के लिए हम नहीं दे रहे होते, बल्कि थायराइड ग्लैंड का काम होता है बॉडी में थायराइड हार्मोन को पैदा करना। तो जो ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो जाता है वो थायराइड हार्मोन को पैदा करना बंद कर देता है और हम फिर जो बाहर से दवाई देते हैं थायरॉक्सिन के नाम से, आम लोग बहुत जानते हैं इसको, वो गोली उस हार्मोन की रिप्लेसमेंट है जो अब बॉडी में नहीं बन रहा। वो गोली आपके थायराइड ग्लैंड को ठीक नहीं कर रही, ग्लैंड जा चुका है आपकी बॉडी से जो और उसको ठीक करने के लिए हमारी आपकी कोई मदद पेशेंट की हम नहीं कर सकते। तो जो ऐसा ग्लैंड है जिसको अब आप ठीक नहीं कर सकते तो डाइट भी किसी किस्म की भी उसको अब ठीक करने में आपकी मदद नहीं कर सकेगी। ये एक पॉइंट पेशेंट्स तक मैं आम लोगों तक कन्वे करना चाहता हूँ कि हाइपोथायराइडिज्म के वो पेशेंट्स जो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट के ऊपर जा चुके हैं, वो आपका कंसल्टेंट डिसाइड करता है कि कौन से पेशेंट्स हैं जिनको अब लाइफ लॉन्ग थायरॉक्सिन देनी पड़ेगी, उनका रिटर्न नहीं होगा। मैंने आपको शुरू में बताया कि बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं हाइपोथायराइडिज्म की, कुछ रिवर्सिबल होती हैं यानी कुछ ठीक होने की तरफ जा सकता है ग्लैंड, लेकिन ज़्यादातर जो मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्लिनिक्स में हम लोग देखते हैं वो ऐसा है जो कि दोबारा ग्लैंड ठीक होने वाला नहीं होता और लाइफ लॉन्ग पेशेंट को जो है वो देनी होती है आपने थायरॉक्सिन बाहर से। तो डाइट का कोई इसमें रोल नहीं रहेगा ऐसे पेशेंट्स के अंदर कि हम उनको कोई स्पेसिफिक डाइट बताएं कि वो ठीक उनका ग्लैंड काम करना दोबारा शुरू कर दे। ऐसे पेशेंट्स के अंदर अमूमन जो मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी पाई जाती है
کرونک آٹو امیون تھائرائیڈائٹس والے پیشنٹس کے اندر وہ اینٹی تھائرائڈ پر آکسیڈیز اینٹی باڈیز ہوتی ہیں جو اکثر ہم لوگ کرواتے بھی ہیں پیشنٹس کے اندر، اینٹی ٹی پی او اینٹی باڈیز۔ کچھ اسٹڈیز کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ سیلینیم جو ہے منرل، اس کو اگر آپ ایسے پیشنٹس کے اندر دیتے ہیں جن کے اندر ہائی اینٹی ٹی پی او اینٹی باڈیز پائی جاتی ہیں، تو اس سے ان کے گلینڈ کے ڈسٹروائے ہونے کا جو ہے وہ سلسلہ انٹرپٹ ہوتا ہے، گلینڈ جو ہے وہ اس کی آرکیٹیکچر ڈسٹارٹ نہیں ہوتا، کچھ اسٹڈیز میں دیکھا گیا ہے، لیکن یہ کوئی یونیورسل رول نہیں ہے۔ یہ اس کو آپ یونیورسلی یوز نہیں کر سکتے، البتہ ایسے پیشنٹس جن کا بھی تھائرائڈ گلینڈ کام کر رہا ہے اور لیکن ان کا ڈسٹرائے ہونا شروع ہو گیا ہے، جن کو سب کلینیکل ہائپوتھائرائڈزم کی کیٹیگری میں ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان میں اگر اینٹی ٹی پی او اینٹی باڈیز بہت زیادہ آتی ہیں تو ان میں سیلینیم کنسلٹنٹ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ سیلینیم سپلیمنٹیشن اس نے کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، بیکاز یونیورسلی تو یہ ایکسیپٹیڈ نہیں ہے کہ آپ دیں گے سیلینیم تو آپ کا تھائرائڈ گلینڈ جو ہے وہ پرفیکٹ کام کرنا، یا اینٹی ٹی پی اینٹی باڈیز کم ہو جائیں گی اور گلینڈ نارمل ہو جائے گا، تو وہ آپ کا کنسلٹنٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ دینے کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے، وہ کیس ٹو کیس ویری کرے گا۔ خود سے آپ اوور دا کاؤنٹر سیلینیم لے کے یوز کریں گے تو وہ آپ اپنا نقصان کریں گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی اس میں ٹیکنیکل پوائنٹ نہیں ہے جو میں کنوے آپ تک عام لوگوں تک کروں کہ وہ اس قسم کی ڈائٹ لیں۔ ایک دفعہ گلینڈ ڈسٹرائے ہو گیا۔ جن کیسز میں ابھی وہ 100% ڈسٹرائے نہیں ہوا یا جو بھی سب کلینیکل ہائپوتھائرائڈزم کی سٹیج کے ہیں، وہ آپ کا کنسلٹنٹ پہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کی گلینڈ کو بہتر کرنے کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور تھائروکسین کب تک دینی ہے ایسے پیشنٹس میں، لائف لانگ دینی ہے یا روک بھی سکتے ہیں۔ تو چھوٹی سی ایک کاوش عام لوگوں کے لیے انفارمیشن کے لیے آج پھر میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ نئی چیز ان کے لیے لے کے آئیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملیں گے۔ اللہ حافظ۔